गुजरात से एक बड़ी खबर आ रही है। उत्तराखंड की तर्ज पर गुजरात सरकार भी सूबे में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की तैयारी कर रही है और आज गुजरात कैबिनेट की बैठक में इसको लेकर प्रस्ताव पेश किया जाएगा। रिटायर्ड हाईकोर्ट जज की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाएगी जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के सभी पहलुओं पर विचार करेगी। आपको बता दें कि फिलहाल देश में गोवा एक ऐसा स्टेट, एक ऐसा प्रदेश है जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया गया है। उसी की तर्ज पर आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार यानी कि धामी सरकार ने भी कहा था कि उनके यहां पर भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा। अब गुजरात में भी चुनाव होने जा रहे हैं, ठीक उससे पहले खबर आ रही है कि कैबिनेट में प्रस्ताव पास हो सकता है कि गुजरात में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाए। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आपको बता दें कि बहुत सालों से देश में यह चर्चा चल रही है कि पूरे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए कि नहीं, एक संविधान और एक कानून होना चाहिए हर किसी के ऊपर, और इसी को लेकर लगातार इस पर काफी सारे वाद विवाद भी होते रहे हैं। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि देश में गोवा एक ऐसा प्रदेश है जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। अब उसी के तर्ज पर उत्तराखंड और उसके बाद अब गुजरात में भी इसे लाने की बात हो रही है। तो आज इसको लेकर गुजरात कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव पेश किया जाएगा और रिटायर्ड हाईकोर्ट जज की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाएगी जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के सभी पहलुओं पर विचार भी करेगी। आपको बता दें कि देश में लगातार यह बहस होता रहा है कि क्या देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत है या नहीं, क्योंकि लगातार आजादी के बाद से यह कहा गया था कि संविधान एक है तो संविधान के हिसाब से हर किसी को एक ही समान रूप से कानून हो या फिर कोई भी जिसी को भी जो भी प्रिविलेजेस मिले हुए, अधिकार मिले हुए समान होने चाहिए। किसी भी धर्म, जाति या किसी और के मुद्दे पर इसमें कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए और देश में संविधान के हिसाब से सभी को समान अधिकार और समान कानून के तहत ही न्याय मिलना चाहिए। अब इसको लेकर बहुत सारे वैचारिक मतभेद तो सामने आते हैं, वाद विवाद भी होता है, लेकिन अब देखना है कि आगे इस पर क्या पूरे देश में कोई एक सहमति बन पाती है, क्योंकि एक एक करके जो स्टेट्स हैं वहां पर तो इसको लेकर बात आगे बढ़ चुकी है। इसमें सबसे बड़ा एग्जांपल गोवा है जहां पर कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो चुका है कई साल पहले से। उसके बाद आपको बता दें कि चाहे उत्तराखंड हो और अब बात हो रही है गुजरात की। इसको लेकर उत्तर प्रदेश में भी यह बात छिड़ी थी कि क्या उत्तर प्रदेश में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो सकता है। इसी तरह से पूरे देश में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बातचीत हुई थी। हमारे साथ देवेंद्र पराशर भी जुड़ गए हैं। देवेंद्र, क्या कुछ आगे की जानकारी आ रही है, विस्तार से बताइएगा। गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर उस पर विचार करने के लिए क्या गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, उसको लेकर एक कमेटी बना सकती है भूपेंद्र पटेल की गुजरात की सरकार, और आज ही उस पर फैसला हो सकता है। ये हमें टॉप सोर्सेज से इस बात की जानकारी मिली है। इससे पहले आप देखें तो उत्तराखंड की सरकार ऑलरेडी इस मामले में काफी आगे बढ़ चुकी है। पहले कमेटी बनाया, फिर उसके बाद कमेटी इस्तीफा से ले रही है, लोगों से बातचीत कर रही है। तो उस दिशा में उत्तराखंड में काफी आगे बढ़ा जा चुका है और अब गुजरात की सरकार भी वही कर रही है। और दिलचस्प ये है कि उत्तराखंड में भी बीजेपी की सरकार, गुजरात में भी बीजेपी की सरकार। तो ऐसा लगता है कि बीजेपी शासित जो राज्य हैं उन्होंने अपना मन बना लिया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेके, जो कि ऑलरेडी बहुत लंबे अरसे से बीजेपी की एक राजनीतिक मांग वो रहते रही है एक पार्टी के तौर पे, तो अब उसमें सरकारें अपने हिसाब से, अपनी जरूरतों के हिसाब से उस पर विचार करेगी। और अगर कमेटी ये सिफारिश करती है कि हाँ गुजरात में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए तो जाहिर तौर पर वहाँ की सरकार उस बात को मानेगी। लेकिन चुनाव के समय पे, चुनाव से पहले, अब क्योंकि अगले एक सप्ताह के अंदर चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाना है, उससे पहले ये मुद्दा निश्चित तौर पर राजनीतिक तौर पर बहुत ज्यादा बवाल क्रिएट करेगा। बहुत देखना दिलचस्प रहेगा कि आम आदमी पार्टी या कांग्रेस पार्टी का रिएक्शन क्या होता है। बिल्कुल, उनका स्टेक क्या होता है। लेकिन देवेंद्र, बीजेपी के तो घोषणा पत्र में अक्सर जिक्र भी रहा है या फिर उनके नेता लगातार यूनिफॉर्म सिविल कोड की वकालत करते रहे हैं, और जब बीजेपी की सरकार रही थी गोवा में इसे लागू भी किया गया था, जिसके बाद उत्तराखंड में भी देखने को मिला था। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये बीजेपी को एज दे सकता है आने वाले पॉलिटिकल जो यहाँ पर अब चुनाव होने जा रहे हैं, कैंपेन की भी शुरुआत होने जा रही है? निश्चित तौर पर इसमें कोई दो राय नहीं कि ये एक बड़ा मुद्दा बनेगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों के लिए मुसीबत ये होगी, जो कि बीजेपी को वहां पे चैलेंज देने की कोशिश कर रही है। दोनों के लिए मुसीबत रहेगी कि इस मसले पे क्या स्टैंड अपनाएं, सिवाय इस बात को कहने के कि चुनाव से पहले ये करने की कोशिश की जा रही है ताकि चुनावी फायदा उठाया जा सके। लेकिन इस पर कोई ठोस से स्टैंड लेना उन दोनों दलों के लिए इस लिहाज से मुश्किल होगा कि कहीं ना कहीं ये ध्रुवीकरण की राजनीति की तरफ ले जाने वाला मुद्दा है। और वहां पर जैसे इसके पहले आप देखें तो आम आदमी पार्टी ने जिस प्रकार से गणेश और लक्ष्मी की तस्वीरों को नोटों पे लेकर जो मांग की थी, वो भी इसी प्रकार की कोशिश थी। तो वैसे में ये एक बड़ा मुद्दा रहेगा और वहां पर निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए, क्योंकि बीजेपी हमेशा से इस बात को कहते रही है, तो उनके लिए कोई ये नई बात नहीं है। उनकी विचारधारा के अंग है कि भाई देश में एक समान कानून होना चाहिए। और संविधान के हिसाब से भी देखें तो संविधान में भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो इस बात की वकालत करता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, एक समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। पर ऐसे में संवैधानिक तौर पर
बीजेपी की सरकार जो वहाँ पे है वो बहुत ठोस कदम उठाकर ये एक मैसेज भी दे रही है पॉलिटिकली, और चुनाव से पहले इसका किया जाना निश्चित तौर पर पॉलिटिकल डिविडेंड दे सकता है बीजेपी। देवेंद्र, मान लेते हैं अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाता है तो गुजरात चुनाव से पहले ये कितना बड़ा मास्टर स्ट्रोक होगा? देखिए, अभी तुरंत लागू तो नहीं हो सकता, अभी तो सिर्फ एक कमेटी बनाई जाएगी और वो कमेटी उसके बाद लोगों से विचार लेना शुरू करेगी, अलग अलग जो ग्रुप्स हैं उनसे बातचीत करेगी, उससे एक लंबा वक्त लगेगा और जो भी ये फैसला होगा वो आगे जो सरकार आएगी वो उसी सरकार को करना होगा। लेकिन निश्चित तौर पे कमेटी का बनाया जाना ही अपने आप में राजनीतिक तौर पे एक बड़ा मुद्दा होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे सवाल आएंगे सभी दलों से, बहुत सारी बयानबाजियां होंगी और चुनाव से पहले हम देखते हैं कि ऐसा कोई भी एक बड़ा मुद्दा अगर एक बार उभर के सामने आ जाए तो फिर किस तरह से वो मोमेंटम क्रिएट करता है। निश्चित तौर पे क्योंकि अगले सप्ताह चुनाव की तारीखों का ऐलान होना है, 1, 2 या 3 नवंबर को चुनाव की तारीखों का ऐलान गुजरात का हो सकता है और उससे पहले ये फैसला वहां की राज्य सरकार करती है, तो इसका राजनीतिक तौर पे बहुत बड़ा मुद्दा बनना तय है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में भी एक एफिडेविट दायर की गई है सेंटर की ओर से, जिसमें कहा गया था कि जो अलग अलग ये लॉज होते हैं वो कहीं ना कहीं देश की यूनिटी के लिए कहीं ना कहीं एक चोट पहुंचाते हैं। तो ये तो केंद्र की ओर से कहा जा रहा है, तो ऐसे में इसको जब बताया जाएगा, और आप जैसा जिक्र कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसमें सबसे बड़ा मुद्दा आएगा जो पर्सनल लॉस की बात होती है कि किस तरह से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बना हुआ है, उसको लेकर हमेशा सवाल उठाए गए हैं, तो ये कितना मुश्किल होने जा रहा है विरोधी पार्टियों के लिए गुजरात में? तो निश्चित तौर पर बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि जैसे आप देखें तो मुस्लिम तबका बहुत ज्यादा इस बात को लेकर ही रिएक्ट करता है कि उन्हें यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं चाहिए, उनके लिए अपना मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो, और उसके हिसाब से जो शरिया कानून है वो पर्सनल मामले में उसको लागू करना चाहता है। लेकिन निश्चित तौर पे ये एक बड़ा मसला इस लिहाज से रहेगा कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी के लिहाज से कि क्या वो इसकी वकालत करते हैं या इसकी मुखालफत करते हैं। जैसे इसकी मुखालफत करेंगे तो एक बड़ा सवाल ये जरूर रहेगा कि अगर सबके लिए एक समान कानून की बात कही जा रही है तो इसमें आपको ऐतराज क्यों, इसमें भेदभाव किसके साथ होता है? तो सबकी बेहतर है कि अगर एक देश है तो एक कानून सब पे लागू हो। और वहां पर दूसरी चीज ये हो जाती है कि ध्रुवीकरण का आरोप इस लिहाज से लगना शुरू होगा कि क्योंकि आप अपीजमेंट पॉलिटिक्स कर रहे हैं इसलिए आप इसका विरोध कर रहे हैं। तो ये सारी लाइन बीजेपी की ऑलरेडी पहले से रही है और एक राजनीतिक दल के तौर पर बीजेपी हमेशा से इस बात को कहते रही है। लेकिन अब जबकि बीजेपी की राज्य सरकारें इसको इम्प्लीमेंट ही कर रही है तो निश्चित तौर पर वो उससे आगे बढ़ा हुआ कदम है और केंद्रीय स्तर पर इसे करने के बजाय ऐसा लगता है कि बीजेपी की शायद ये स्ट्रेटजी है कि अलग अलग राज्य सरकारें अपनी जरूरतों के हिसाब से इसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दें। अच्छा देवेंद्र, लेकिन जिस तरह से यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हुआ और कई बार देखा गया जो कोर्ट ने उदाहरण भी दिया गोवा के कि गोवा में किस तरह से यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करके वहां पर समान एक तरह से अधिकार लोगों को दिया गया है, एक ही कानून के तहत सभी लोग आते हैं, क्योंकि सभी को पता है कि गुजरात, अगर गोवा की बात की जाए तो वहां पर क्रिश्चियंस भी है, मुस्लिम्स भी है, हिंदू भी है। तो ये जो एक उदाहरण हमेशा दिया जाता है, तो बीजेपी तो हमेशा ये करेगी कि इससे कितना फायदा होता है लोगों को, इसमें से एक समानता आती है। और जिस यूनिटी की बात लगातार जो विपक्ष करता आ रहा है कि बीजेपी जो है यूनिटी को तोड़ रही है, देश की एकता को तोड़ रही है, बीजेपी तो ये और एग्जाम्पल देने जाएगी कि हम तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं कि समान अधिकार सबके लिए। बिल्कुल वही तर्क दोनों तरफ से रहेगा। जैसे बीजेपी ये कहना शुरू करेगी कि भाई हम तो एक समानता की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ और दूसरे लोग जो इसका मुखालफत कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, वो अपीजमेंट की बात करते हैं। जबकि कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी जो कि विरोधी दल की पार्टी है, वो ये कहेंगी कि, और हालांकि आम आदमी पार्टी के रिएक्शन का हमें इंतजार रहेगा, लेकिन कांग्रेस के रिएक्शन तो ऑलरेडी पता है यूनिफॉर्म सिविल कोड से, वो ये कहेंगे कि जानबूझ के बांटने की राजनीति करने की कोशिश की जा रही है। तो कुल मिलाकर अच्छा देवेंद्र, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं आपसे जरा जानना चाहता हूं, इसको बहुत अच्छी तरह आप समझा सकते हैं। देखिए, एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, जिसके तहत कि मतलब भारत को एक करने की बात हो रही है, और बीजेपी तो अब स्ट्राइक करेगी कि हम तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब ये है कि पूरा देश एक ही संविधान से चलेगा, एक ही कानून से चलेगा, उसमें कोई कह सकते हैं कि अलग धर्म का हो, अलग जात का हो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें कोई दोहरा नहीं। और आप देखें तो जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि भारत के संविधान के हिसाब से भी देखें तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्यों के जो नीति निर्देशक तत्व हैं, उसका आर्टिकल 44 इसी बात की वकालत करता है कि देश में है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होने चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, यानी कि समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, हर एक नागरिक के लिए कानून एक समान होना चाहिए। लेकिन मुस्लिम लोगों के लिए निश्चित तौर पर एक रिएक्शन का विषय होता है, उनको ऐसा लगता है कि उनके मामले में दखल देने की कोशिश की जा रही है और ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और इस बात को लेकर हमेशा से उन लोगों ने मुखालफत की, यहाँ तक कि बीजेपी को जब अपने दूसरे अलाइंस बनाने के लिए जेडीयू के साथ हाथ मिलाना पड़ा था पहली बार 1996 के आसपास, तो उस समय भी उन लोगों ने 3 मुद्दे जो हटवाए थे, उन 3 मुद्दों में से एक मुद्दा ये भी था कि समान नागरिक संहिता की बात आपको नहीं करनी होगी, और बीजेपी ने तब उस मसले को किनारे किया था। अब जबकि बीजेपी की सरकारें इसको लागू कर रही हैं तो निश्चित तौर पर ये एक आगे बढ़ा हुआ कदम है और राष्ट्रीय स्तर पे, केंद्रीय स्तर पे करने के बजाय राज्य सरकारें इसे इम्प्लीमेंट कर रही हैं। और आप आगे आने वाले दिनों में देखेंगे
कि बीजेपी की और भी जो राज्य की सरकार हैं वो भी इस दिशा में अपना कदम बढ़ाएंगी। जैसे कि उत्तराखंड का उदाहरण पे हम लोग बात कर रहे हैं, किस प्रकार से पुष्कर सिंह धामी ने सीधे सीधे ये कहा था कि अगर हमारी अगली बार सरकार आती है तो उसमें पहला काम यही होगा, और वही हुआ। और वो कमेटी लगातार काम कर रही है, उसमें काफी आगे बढ़ चुकी है। अब गुजरात की सरकार जब इस बाबत फैसला ले लेगी तो निश्चित तौर पर वो भी एक बढ़ा हुआ कदम रहेगा। इतना जरूर है कि क्योंकि चुनाव के माहौल में ऐसा हो रहा है तो एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनेगा। देवेंद्र, गुजरात सरकार तो इसे लागू करने की तैयारी कर रही है, इसके अलावा और किन राज्य सरकारें इसको लागू करने की मांग करती हुई नजर आ रही हैं? देखिए, हिमाचल में भी इस बात को लेकर बहुत चर्चा हुई थी, लेकिन हालांकि वहाँ पे ये नहीं हुआ और वहाँ पे शायद इसकी बहुत जरूरत महसूस नहीं की होगी। लेकिन बाकी जो राज्य सरकारें हैं आगे आने वाले दिनों में समय समय पे वहां भी आप देखेंगे, क्योंकि इसमें एक पैटर्न दिख रहा है, एक ट्रेंड दिख रहा है। गोवा बीजेपी की सरकार उसने किया, उत्तराखंड बीजेपी की सरकार उसने किया, गुजरात बीजेपी की सरकार ये कमेटी बना रही है, तो ये उसी दिशा में आगे बढ़ता हुआ चीज दिख रहा है। जी तो देवेंद्र, एक बात तो ये भी है कि लोग लगातार जब संविधान की बात करते हैं तो बाबा साहब अंबेडकर का जिक्र करते हैं, हर बात पे बाबा साहब अंबेडकर को लेकर आते हैं। अभी नोट की बात हो रही थी तो उसमें भी लोगों ने मांग करते कि बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर लगा जाए। अच्छा देवेंद्र, अब बाबा साहब अंबेडकर के बारे में तो लिखा गया, उनके जो तमाम किताबों में जो स्टेटमेंट्स आए हैं, और जिस वक्त ये सारी चीजें बहस हो रही थी, जिस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन लिखा भी जा रहा था, उसके बाद भी बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि देश में समानता लाने के लिए ये सिविल कोड लागू करना जरूरी है। और उन्होंने हमेशा जो पर्सनल लॉज हैं, और खास तौर पे धर्म के आधार पर जो पर्सनल लॉज बने थे, उसके विरोध में हो रहे थे। वो चाहते थे कि समाज में, भारत में कास्ट सिस्टम, रिलीजन को लेकर कोई भी भेदभाव ना रहे। तो बाबा साहब जिसके पैरोकार रहे, क्या विरोधी पार्टियां इसको खुलकर सामने आके बीजेपी पर छीटाकशी कर पाएंगी? देखिए, निश्चित तौर पर विपक्षी पार्टियां इस मसले को लेकर पहले भी हमला करते रही हैं। वो यही कहती हैं कि आप बांटने की राजनीति कर रहे हैं। और लेकिन आप देखें, इस कानून का जो मूल है, समान नागरिक संहिता का जो मूल है, वो इसी बात पे, इस बात पे नहीं है कि इससे हिंदू वर्सेज मुस्लिम होगा या किसी और धर्म का मुस्लिम कोई संघर्ष होना है, बल्कि इस बात को लेकर है कि मुस्लिम समाज की जो खासतौर पर महिलाएं हैं उनको भी वही अधिकार मिले जो उनके पुरुषों को मिलता है। और जो चीज हिंदू महिलाओं को या हिंदू पुरुषों को जो अधिकार होते हैं, वही अधिकार मुस्लिम महिलाओं और मुस्लिम पुरुषों को भी रहे। ये कहीं से भी हिंदू वर्सेस मुस्लिम नहीं है, लेकिन क्योंकि ये मुस्लिम धर्म में दखल के तौर पर उसको पेश किया जाता है, जबकि धर्म में दखल का मामला नहीं है, बल्कि कानूनी प्रक्रिया है और कानूनी मामला होता है, लेकिन उसको पेश करके उसको किया जाता है। और उनकी जो एक बड़ी कम्युनिटी जो कि बहुत ज्यादा इस मसले को नहीं समझ पाती है, उनके अंदर रिएक्शन का भाव आता है, तो वहां पे पॉलिटिकल पार्टीज के लिए बहुत आसान हो जाता है उनको पोलराइज करना, या तो अपने पक्ष में या फिर उसको अलग तरीके से पेश करना। तो उस लिहाज से उन दलों के स्टैंड वही रहेंगे, बीजेपी पे हमला का भी सिलसिला वही रहेगा। लेकिन जैसे कि पहले मैंने कहा कि गुजरात के चुनाव को अगर आप देखें तो वहां पर एक तरह से हिंदू बनने की होड़ ज्यादा रहती है। बीजेपी को बीट करने के लिए आप कांग्रेस पार्टी का भी देखें तो राहुल गांधी बार बार मंदिरों में जाते रहे, इस बात को लेकर इतनी सारी चर्चाएं भी हुआ था पिछले चुनाव में या उसके पहले के चुनाव में। आम आदमी पार्टी का स्टैंड आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से गणेश और लक्ष्मी की तस्वीर चाह रहे हैं नोट पे। तो ऐसे में इस मसले पे वो कितना आक्रामक हो पाएंगे, कितना बोल पाएंगे, ये देखने वाली बात रहेगी। ये में देवेंद्र, सबसे ज्यादा विरोध में यूनिफॉर्म सिविल कोड के कौन नजर आ रहा है, कौन इसका विरोध कर रहा है? निश्चित तौर पे अगर दल के हिसाब से अगर आप बात करें तो कांग्रेस पार्टी इसकी मुखालफत करेगी और हमेशा से करते रही है, या जो भी बीजेपी गैर बीजेपी विरोधी दल हैं, जैसे टीएमसी की आप बात कर रहे हैं, लेफ्ट दलों की बात कर रहे हैं, ये सारे इस मसले पे उनको ऐसा लगता है कि बीजेपी जानबूझ के इस मसले को उठाती है ताकि मुसलमानों को टारगेट किया जा सके, और इसलिए उनका स्टैंड जो रहता है वो मुसलमानों को खुश करने के लिहाज से रहता है। दूसरी तरफ बीजेपी ये बात कहती है कि मुसलमानों के अपीजमेंट करने के लिए इस काम को किया जा रहा है और इससे उस समाज का भी भला नहीं हो रहा है, उस समाज की महिलाओं का भी भला नहीं हो रहा है। ये सारी चीजें तो पहले से कही जाती रही हैं, लेकिन क्योंकि अभी चुनाव हो रहा है, गुजरात में चुनाव होना है, उससे पहले जब फैसला होता है, जैसा कि थोड़े समय बता रहे हैं, तो निश्चित तौर पे ये एक नया और अभी के तक के मुद्दों में आप कह लें कि इस बार के गुजरात चुनाव के लिहाज से सबसे बड़ा मुद्दा ये बनता दिख रहा है। ये तो सबसे बड़ा अगर मुद्दा बनेगा तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि यहाँ पर स्टैंडिंग क्या होगी? क्योंकि लगातार हम जिसका जिक्र कर रहे हैं कि कांग्रेस, जो कि लगातार हम देख रहे थे किस तरह से जब चाहे वो ट्रिपल तलाक का मुद्दा आया हो या हिजाब का मुद्दा हो, जिस तरह से उनका स्टैंड था, या फिर इस वक्त जो आम आदमी पार्टी बहुत ज्यादा एक्टिव है गुजरात में, उनका भी स्टैंड सामने निकल कर आया था, चाहे सीएनआरसी को लेकर हो, इन सब चीजों को देखते हो क्या लग रहा है कि बैकफुट पे कौन जाएगा? तो कांग्रेस पार्टी तो निश्चित तौर पे उनका जो स्टैंड है उसमें किसी प्रकार की कोई बदलाव की उम्मीद नहीं दिख रही है और वहां पे उनके लिए एक समस्या भी रहेगी। लेकिन आम आदमी पार्टी का स्टैंड क्या होता है ये देखना निश्चित तौर पर एक दिलचस्प रहेगा। और वहां पे अरविंद केजरीवाल जो कि ऐसे मसलों को, इसके पॉलिटिकल इम्पैक्ट को ठीक तरीके से समझते हैं, उस
उससे बच के निकलने की कोशिश करते हैं, कुछ अलग लाइन खींचने की कोशिश करते हैं, अलग लकीर खींचने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी चीजें अरविंद केजरीवाल करते रहे हैं। तो इस बार ये देखना दिलचस्प हुआ कि इस मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी क्या कह रही है। और वहां पर जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि वहां पे अगर हिंदू बनने की होड़ है उस चुनाव को ध्यान में रखते हुए, तो ऐसे मुद्दे पे कोई लगता है कि हमारा संपर्क कट गया है देवेंद्र से। देवेंद्र बता रहे थे कि किस तरह से जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है ये आने वाले गुजरात के चुनाव में एक बड़ा मुद्दा होने जा रहा है। देखिए कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर बहुत सालों से देश में चर्चा हो रही है। और डॉक्टर अंबेडकर जिन्होंने खुद संविधान की रचना की थी, वो खुद पैरोकार थे। वो चाहते थे कि देश में सिविल कोड लागू हो और वो चाहते थे कि देश में धर्म के आधार पर या किसी भी दूसरे आधार पर कोई भी सेपरेशन ना हो। जो पर्सनल लॉज बनते हैं धर्म के आधार पर, जो पर्सनल लॉ बने जैसे कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, इसी तरह से जो पर्सनल लॉ बोर्ड्स है उनकी जगह नहीं होनी चाहिए। लेकिन ठीक आप देखिए गुजरात चुनाव से पहले गुजरात की सरकार ने यह फैसला किया है कि आज कैबिनेट की बैठक होगी और कैबिनेट की बैठक में यूनिफॉर्म सिविल कोड को गुजरात में लागू करने के लिए प्रस्ताव पास किया जाएगा। इससे पहले भारत में आपको बता दें कि एकमात्र जो स्टेट है जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो चुका है वो है गोवा। गोवा में ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो चुका है और इसी का उदाहरण देते हुए कई बार देश के सर्वोच्च अदालत ने भी ये बात कही है कि भारत में सरकार की ओर से, केंद्र की ओर से ये कानून लाया जाना चाहिए। लेकिन इसको लेकर एक मत बनाने की कोशिश की जा रही है जिसमें अभी तक सफलता मिलती तो नजर नहीं आ रही है। वहीं गुजरात चुनाव पर इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। 1 या 2 नवंबर को चुनाव आयोग गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है और गुजरात में 2 चरणों में चुनाव हो सकते हैं। विधानसभा चुनाव 20 नवंबर के पहले फेज के मतदान के जरिए हो सकता है और 4 दिसंबर को दूसरे फेज का चुनाव कराया जाएगा। यानी कि 8 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश के साथ भी इस चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। तो यह बताया जा रहा है कि 8 दिसंबर को एक साथ दोनों राज्य, चाहे वो गुजरात हो या फिर हिमाचल प्रदेश हो, एक साथ उनके रिजल्ट्स आ जाएंगे। यही वजह है कि 20 नवंबर को बताया जा रहा है कि पहले फेज का चुनाव होगा और इसके बाद 4 दिसंबर को दूसरे फेज का चुनाव होगा। तो गुजरात में 2 फेजेस में ये चुनाव करवा दिए जाएंगे और 8 तारीख को हिमाचल और गुजरात के एक साथ रिजल्ट आ जाएंगे। तो जल्द ही अब चुनाव आयोग गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है, जिसमें गुजरात में 2 चरणों में ये विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। 20 नवंबर को पहले फेज का मतदान हो सकता है, वहीं 4 दिसंबर को दूसरे फेज का चुनाव कराया जा सकता है। और हमारे साथ देवेंद्र मौजूद है। देवेंद्र, बताया जा रहा है कि 1 या 2 तारीख को ऐलान हो सकता है। बिल्कुल 1, 2 या 3 ये, लेकिन ये तीनों जो तारीख है ये कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये संकेत है इस बात के कि इन तीनों तारीखों में से किसी एक तारीख पे चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। और हम सभी जानते हैं क्योंकि हिमाचल प्रदेश की काउंटिंग जब रखी गई है 8 दिसंबर को, उसका सीधा मतलब ये था कि वोटिंग के बाद इतने लंबे समय के बाद अगर आप काउंटिंग रख रहे हैं तो इसका मतलब है कि गुजरात के चुनाव से पहले कराया जाएगा और काउंटिंग दोनों के साथ होंगे। गुजरात के चुनाव हमेशा से ही पिछले 2-3 चुनाव को अगर आप देखें तो 2 फेज में ही चुनाव होते रहे। हालांकि इस बार इस बात को लेकर एक चर्चा थी कि क्या गुजरात का चुनाव 1 फेज में भी कराया जा सकता है या नहीं कराया जा सकता है। उस बात को लेकर बहुत मंथन हुआ था। अब अंतिम फैसला चुनाव आयोग ने क्या किया उसका इंतजार रहेगा, लेकिन तय मानिए कि 5 दिसंबर तक गुजरात का चुनाव हो जाएगा और 8 दिसंबर को एक साथ काउंटिंग होगी। और एक दूसरा इन्फॉर्मेशन ये है कि जैसे दिल्ली का जो लोकल बॉडी इलेक्शन कराया जाना है उनकी तारीखों का ऐलान भी हो सकता है, लेकिन जो उनकी वोटिंग होगी इस बात की संभावना ज़्यादा रहेगी कि एक बार जब गुजरात और हिमाचल की काउंटिंग हो जाएगी 8 दिसंबर को, तो उसके 4 या 5 दिनों के बाद दिल्ली की वोटिंग हो सकती है लोकल बॉडीज इलेक्शन के लिए। जी, तो आपका ये कहना है कि 1 या 2 या 3, हम ये मान के चल रहे हैं किसी भी इनमें से एक दिन में चुनाव के लिए ऐलान हो जाएंगे। आपको बता दें कि फिलहाल बहुमत का जो आंकड़ा आप देख पा रहे हैं कि 182 कुल सीटें हैं गुजरात में। 182 सीटों में 92 का जो आंकड़ा है वो बहुमत का आंकड़ा है। बीजेपी के पास 99 सीटें इस वक्त मौजूद है। लेकिन आपको बता दें क्रॉस ओवर जबरदस्त हुआ था। कई सारे जो कांग्रेस के विधायक थे वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। लेकिन अब जब जो कह सकते हैं कि चुनाव की तारीख बहुत करीब आ चुके हैं, बहुत सारे मुद्दे भी सामने आ चुके हैं। एक बात बताइए देवेंद्र कि हम देख रहे हैं कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी जिस तरह से उतर चुकी है कैंपेन में, बीजेपी को हमने देखा नहीं है। बीजेपी बहुत माइल्ड जा रही है। क्या चुनाव के तारीखों का ऐलान है? क्या उसके बाद हम देखेंगे कि जो हम कहते हैं ना कि बिग फेसेस और एक बड़ा सा होता नहीं कि कैंपेन में उतर जाना बीजेपी का होता है, वो उसके बाद ही नजर आएगा?
नहीं, ये आकलन ठीक नहीं है। ऑलरेडी आप देखें तो बीजेपी अपनी पूरी ताकत वहाँ पे झोड़ चुकी है। अभी आपने देखा कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने वहाँ पे गौरव यात्रा भी निकाली, 7 से 8 दिन तक वो गौरव यात्रा करते रहे। अमित शाह के प्रोग्राम हुए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इतने सरकारी कार्यक्रम रहे हैं, और सबका वो सिर्फ सरकारी कार्यक्रम नहीं होता बल्कि कहीं ना कहीं उसका जो पॉलिटिकल मैसेज रहता है वो अपने आप में होता है। और इसके अलावा सरकारी कार्यक्रमों के अलावा बहुत जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कार्यक्रम किए थे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है गुजरात के चुनाव में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत नहीं झोंकी। हाँ, ये ज़रूर है कि कैंपेन का जो स्टेज होता है वो अलग अलग लेवल पर उसको उसकी डिग्री आगे बढ़ाई जाती है, और वो क्रमशः जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता है उसकी डिग्री और आगे बढ़ाई जाती है। लेकिन बीजेपी अपनी पूरी ताकत लगा चुकी है गुजरात के चुनाव में, और हर चुनाव को बहुत सीरियसली लेते हैं। इस बार के चुनाव को भी वैसे ही ले रहे हैं, चाहे गुजरात का चुनाव हो या दूसरे किसी जगह का चुनाव हो। दूसरी चीज़ की इस बार जो बीजेपी से हमें संकेत दिख रहे हैं, बीजेपी के टॉप सोर्सेज से जो इंडिकेशन दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि पिछले 6-7 चुनाव की अगर आप बात कर लें तो बीजेपी ये मानकर चल रही है कि इस बार का वो आंकड़ा इन सारे रिकॉर्ड को ब्रेक करेगा। उसमें बीजेपी को सबसे ज़्यादा सीटें इस बार गुजरात में आएंगी। और ग्राउंड से अगर आप चीज़ों को समझने की कोशिश करें तो वहाँ भी बीजेपी के कार्यकर्ता पिछली बार की तुलना में, पिछली बार का चुनाव अगर आप देखें तो न सिर्फ नतीजे बता रहे थे बल्कि नतीजों से पहले भी एकदम से फीडबैक मिल रहा था कि बीजेपी बहुत मुश्किल हालात में है। और जब रिजल्ट आए तो सबने देखा कि किस प्रकार से बहुत क्लोज मार्जिन के साथ वो इलेक्शन हुआ था, और 99 सीट पे पहले बीजेपी अटक गई थी। हालांकि बाद में जब क्रॉसओवर हुआ था वो आंकड़ा 111 के आसपास पहुंच गया, लेकिन वैसी स्थिति इस बार बिल्कुल भी नहीं दिख रही है। इस बार बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के नेता, बीजेपी के वोटर्स बहुत ज्यादा उत्साहित हैं। एक फैक्टर इस बात जरूर यह है कि आम आदमी पार्टी जिस प्रकार से वहाँ पे करंट बनाने की कोशिश कर रही है, करंट का मतलब ये हुआ कि माहौल बनाने की जो कोशिश कर रही है वो माहौल ग्राउंड पे कितना कन्वर्ट होगा, वोट में कितना कन्वर्ट होगा, ये तो बाद में देखने वाली बात रहेगी। लेकिन एक माहौल बनाने की कोशिश ज़रूर की जा रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से। वो फैक्टर किस प्रकार से होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी अगर कांग्रेस को डैमेज करती है जो कि कांग्रेस को ही डैमेज करेगी, और वैसे कंडीशन में बीजेपी को फिर इसका और ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा। और हमारे साथ निर्णय कपूर भी जुड़ गए हैं। निर्णय से भी हम बात करते हैं। निर्णय, जिस तरह से देवेंद्र बता रहे हैं कि जो डेट्स हैं वो कभी भी अनाउंस हो सकते हैं, 1, 2, 3 तारीख में कभी भी अनाउंस हो जाएंगे, आपको क्या लग रहा है वहां पर भी इसको लेकर कुछ चर्चाएं चल रही है गुजरात में? जी बिल्कुल, जो माहौल इस वक्त गुजरात में बना हुआ है उसको देखते हुए साफ लग रहा है कि 1 या 2 तारीख को चुनाव की तारीखें जो हैं वो अनाउंस हो सकती हैं। क्योंकि आपको बता दें, जो चर्चाएं यहाँ पे थी गांधीनगर के सेक्रेटरीट में कल, ऐसा बताया जा रहा था कि एक तरह से आखिरी दिन है सरकारी जो कामकाज होते हैं उसका। और आज आपको मैं बता दूं कि 2:30 बजे कैबिनेट की एक मीटिंग भी मिल रही है, तो जाहिर सी बात है कि उसमें जितने भी सरकारी जो रेगुलेशंस हैं या जो सरकारी काम है जिनको आखिरी आमली जामा पहनाना है उस पर डिसीजंस आज लिए जाएंगे। कुछ अहम डिसीजंस भी इस कैबिनेट में लिए जाएंगे, और उसके बाद मुझे लगता है कि अगले 2-3 दिन में इस प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री की विजिट है 30, 31 और 1 तारीख को, उसके बाद कभी भी चुनाव अनाउंस हो सकते हैं। ऐसी चर्चाएं, ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं यहाँ पर। निर्णय, देखिए केजरीवाल की अगर हम बात करें तो वो गुजरात चुनाव से पहले मैदान में उतर चुके हैं और कई मुद्दे उठा रहे हैं, जैसे नोट पर फोटो का मुद्दा अभी हाल ही में उन्होंने उठाया, जिसकी मांग वो लगातार दोहरा रहे हैं। तो इस मुद्दे से क्या वो जनता का ध्यान अपनी तरफ खींच लेंगे? देखिए, केजरीवाल पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से वो गुजरात में अपनी पैठ बना पाएँ। देखिए, उन्होंने पहले, आपने देखा होगा, कई सारे फ्रीबीज अनाउंस किए और उन्होंने एक नया विवाद छेड़ दिया, नई डिबेट छेड़ दी उस चीज़ को लेकर के। लेकिन जैसे ही हमने देखा गुजरात में एक प्रचार शुरू हुआ, उनके दिल्ली में जो मंत्री थे जिनके वीडियोस वायरल हुए हिंदू देवी देवताओं को ना मानने वाले, और उसको लेकर के जो विवाद उठा, और उसके बाद जिस तरह से गुजरात में एक कैंपेन शुरू हुआ केजरीवाल के अगेंस्ट, और आपने देखा होगा जगह जगह उनकी टोपी वाली फ़ोटो जो है वो वायरल होने लगी। उसके बाद मुझे ये लग रहा है कि ये जो हिंदू देवताओं के फ़ोटो जो हैं वो नोटों पे लगाने वाला बयान उनको देना पड़ा। और आपने देखा होगा लगातार वो कोशिश कर रहे हैं, अपना स्टैंड इस तरह का बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो एंटी हिंदू नहीं है, और एक तरह से ये उसी श्रृंखला में कवायद है उनकी तरफ से कि किसी भी तरह से जो उन्होंने थोड़ा बहुत भी हासिल किया है अपने लुभावने वादों के जरिए, उसको वो खो ना दें। क्योंकि देखिए, एक तरह से जब बीजेपी की तरफ से एक प्रचार शुरू हुआ कि केजरीवाल एंटी हिंदू हैं, उनकी सरकार किस तरह से बिहेव करती है, वो बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वो इस खेल में फंस गए हैं।
कहीं ना कहीं बीजेपी उन्हें अपने टर्फ पे लाने में कामयाब हो गई है। और आप देख सकते हैं लगातार वो कुछ ऐसे बयान दिए जा रहे हैं जिससे वो ये बार बार रीइंफोर्स करवा पाए वोटर के मन में कि वो हिंदू विरोधी नहीं है, क्योंकि केजरीवाल ये अच्छी तरह जानते हैं कि यदि ये एस्टेब्लिश हो जाता है, जैसा कि अब लग भी रहा है, तो वो जो एम करना चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा वोट बटोर के गुजरात में अपनी एक जगह बनाना चाहते हैं आगे के लिए, वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। अब अरविंद केजरीवाल को तो ये भी सोचना है कि आखिर कौन सा ब्रांड, क्योंकि वो ब्रांड केजरीवाल को वहां प्रमोट किया जा रहा है, ब्रांड दिल्ली मॉडल को प्रमोट किया जा रहा है, लेकिन एक जो सबसे बड़ा ब्रांड है देवेंद्र, जिस ब्रांड को हर कोई मान चुका है, पिछले हम देख चुके हैं 2 चुनाव हो चुके, 2014 में, 2019 में, इसके अलावा उत्तर प्रदेश, जो हर जगह पे वो ब्रांड कहीं ना कहीं काम करता हुआ नजर आ रहा है बीजेपी के लिए, वो है ब्रांड मोदी। क्या ब्रांड मोदी को इस 2022 में भी गुजरात में चुनौती देना उतना ही आसान रहेगा या उतना ही मुश्किल रहेगा जो आज से 10 साल पहले रहा हो या फिर 5 साल पहले रहा हो? उससे ज़्यादा मुश्किल रहेगा, अगर ये कहें तो ज़्यादा मुफीद होगा, क्योंकि वहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कनेक्ट देखें और लोगों के बीच अगर आप देखें, यहाँ तक कि पिछले चुनाव में भी जब मैं वहाँ था, मैंने इस बात को अनुभव किया कि वैसे लोग जो कि बीजेपी से नाराज़ थे किसी बात को लेके, और पहले बीजेपी के भले समर्थक रहे हों लेकिन पिछले चुनाव में बीजेपी के खिलाफ बोल रहे थे, उनसे भी अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कीजिए तो वो उनकी तारीफ ही कर रहे थे, वो उनकी प्रशंसा ही कर रहे थे। और ये चीज़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत खास बनाती है कि जो लोग पार्टी के आलोचक भी हों, वो अगर मसला प्रधानमंत्री मोदी का आता है तो वहां पे सीधे सीधे उनकी तारीफ करते हैं। और इस बार के चुनाव में निश्चित तौर पे वो एक बार फिर से वो फैक्टर दिखेगा। और जैसे कि पहले हम लोग बात कर रहे थे कि ये अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसला आता है, वहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मसले को उछालेंगे। अमित शाह, देवेंद्र, आपने अच्छा किया कि सिविल कोड का मुद्दा उठा दिया, क्योंकि यही बात हम ब्रांड मोदी के बारे में बात तो करेंगे, लेकिन साथ ही जो सिविल कोड का मुद्दा जरा निर्णय के पास चलता है। निर्णय, क्योंकि आप जैसा बता रहे थे थोड़ी देर बाद तो कैबिनेट की मीटिंग भी होने जा रही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर गुजरात सरकार क्या फैसला लेने जा रही है, क्या चर्चाएं चले, इसके बारे में बताइए, और ये किस तरह से आने वाले चुनाव को इफेक्ट करने जा रहा है? देखिए, आज जो कैबिनेट मीटिंग होने जा रही है 2:30 बजे, उसमें मैं आपको बता दूं जो मुद्दे स्लेटेड हैं उसमें सबसे अहम मुद्दा यही है, सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के एक एक्सपर्ट पैनल की घोषणा करने जा रही है। जैसे कि उत्तराखंड सरकार ने अनाउंसमेंट किया था, उत्तराखंड सरकार के फैसले की लाइन पर ही ये एक एक्सपर्ट पैनल जो है हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में गठन करने का एक फैसला लिया जाएगा, जिसके बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड के डिफरेंट जो एस्पेक्ट्स हैं और जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल पहलू हैं उन सब पर यह कमेटी गौर करेगी, अपनी फाइंडिंग्स और अपनी रिपोर्ट जो है वो सरकार को सौंपेगी, जिसके बाद सरकार आगे का फैसला ले सकते हैं। बट एक तरह से इस अनाउंसमेंट से, इस कैबिनेट के इस डिसीजन से एक बात साफ है कि जो कमिटमेंट है भारतीय जनता पार्टी सरकार का यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट करने का राज्यों में और देश में, उस दिशा में ये बहुत अहम कदम माना जा रहा है। लेकिन यहाँ पे कई इफ्स एंड बट्स भी हैं, क्योंकि आपको पता है कि जब ये घोषणा की जाएगी सरकार की तरफ से, जाहिर सी बात है इसके टाइमिंग को लेकर के काफी बड़ा बवाल होगा, क्योंकि गुजरात में अब से कुछ दिनों बाद ही चुनाव होंगे। लेकिन आपको मैं बता दूं कि चुनावी गणित के हिसाब से अगर आप देखें तो इसका मेजर फायदा, इसका बहुत ही बड़े वॉल्यूम में फायदा बीजेपी सरकार को ही होता हुआ देखें। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।